गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल बेटा हम कुछ इंटरप्शन की वजह से ये चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो टुडे वी हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 12, जनपदास एंड दी महाजनपदास। बेटा जो भी आते रहे वो लाइव चैट में अपनी प्रेजेंस देते रहे। शुरू करते हैं अपना टॉपिक। जनपदास और महाजनपदास से पहले हमने वैदिक सिविलाइजेशन में वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस लाइफ ऑफ द पीपल। और सिटीज, टाउन, सिटीज ये सब कब एग्जिस्टेंस में आने लग गए थे? ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में ही एग्जिस्टेंस में आने लग गए थे टाउन्स और सिटीज। और ये जो जनपद है, जनपद केम इनटू, जनपदा एंड महाजनपदा केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 600 BCE में। 600 BCE में कौन आए थे? जनपदा और महाजनपदा। अब एक क्वेश्चन आता है कि जनपद और महाजनपद के बारे में हमको इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? हमको इंफॉर्मेशन मिलती है जनपद और महाजनपद के बारे में स्क्रिप्चर्स ऑफ बुद्धिज्म, जैनिज्म और पुराण्स। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट जनपदास एंड महाजनपदास, तो आप ये आंसर लिखेंगे। अब जनपदा क्या होता है? जनपदा ए रीजन, एक जगह इनहैबिटेड बाय ए ट्राइब और जना। जना मीन्स लोग। तो जो रीजन में ट्राइब रहने लग गए, जना रहने लग गए, दैट इज जनपदा। लिटरेरी इसका मीनिंग होता है मीन्स द लैंड वेयर जना सेट देयर फुट। वो लैंड जहां पे जना सेट देयर फुट। क्लियर हो गया? वेयर जना सेट देयर फुट, पदा मीन्स सेट देयर फुट। और फ्यू इंपॉर्टेंट जनपदा आप अपने बुक में, अपने मैप में देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट आपके जनपदा कौन कौन से हैं? कुछ इंपॉर्टेंट जनपदा देखिए, यहाँ पे मैंने बता रखा है। गंधारा अफगानिस्तान, कुरु, पंचला, विदेहा। अपने बुक में देखिए, ये सारे कुछ जनपदास हैं। यहां तक क्लियर हो गया बेटा? इसके बाद हम आते हैं महाजनपदा। महाजनपदा क्या है? वैने जनपदा, कोई एक जनपदा एक्सपैंडेड इट्स टेरिटरीज, अपनी टेरिटरीज, अपनी जगह को, अपने स्टेट को जब वो बढ़ा लेता है, कैसे? थ्रू कॉन्क्वेस्ट, लड़ाई करके, उसको क्या कहते हैं? महाजनपद। ठीक है, वो अपनी टेरिटरी को जब बढ़ाता जाता है। तो टोटल महाजनपद कितने थे? देयर वर 16 महाजनपद। उसमें मगध सबसे स्ट्रॉन्ग महाजनपद था। तो द नेम ऑफ फ्यू महाजनपदा आप मैप में देखिए। कुछ महाजनपद आपको अपने बुक में मैप में दिख रहा होगा। दिस इज मगध, अंगा, काशी, वत्स, अवंती, मत्स्या। दिख रहा है बेटा? ये कुछ महाजनपद है। 16 महाजनपदों से कुछ स्ट्रॉन्ग महाजनपद है। क्लियर हो गया? अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है मगध इमर्ज एज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद। मगध सबसे पावरफुल महाजनपद कैसे बन गया? बाय मेकिंग मैरिजेस, बाय मेकिंग मैट्रिमोनियल अलायंसेस या मैरिजेस, शादी करके। किसके साथ? बाय द डॉटर ऑफ अदर महाजनपदा। दूसरे महाजनपदा के जो महाजनपद थे, उनके बेटियों से शादी करके वो अपने महाजनपद को और बड़ा कर लेते। सर क्लियर? नेक्स्ट, बाय कॉन्करिंग द टेरिटरीज ऑफ अदर महाजनपदा। जो दूसरे महाजनपद है, उनकी टेरिटरीज को जीतकर वो अपने ही सीमा में फिर मिला लेते। तो इन दोनों से मगध एक बहुत पावरफुल महाजनपद बन गया। क्या करके? मैट्रिमोनियल अलायंसेस विद द डॉटर्स ऑफ अदर महाजनपद, बाय कॉन्करिंग द टेरिटरीज ऑफ अदर महाजनपद। सर क्लियर? अब आता है नेक्स्ट घना संघास। घना संघास क्या थे? देयर वर फ्यू किंगडम्स। कुछ किंगडम्स ऐसे थे जहां पे रूलर्स वर चूजन बाय द पीपल। रूलर्स को कौन चुनता था? वहां के लोग चुनते थे। इनका जो ऑफिस होता था दैट वॉज नॉट हेरिडिटरी, वो वंशानुगत नहीं था। वहां के लोग ही रूलर्स को चुना करते थे। कुछ इंपॉर्टेंट घना संघास हैं
लिच्छवी ऑफ वैशाली, अपनी बुक में देखिए, सक्यास ऑफ कपिल वस्तु, ब्रिजेस ऑफ मिथिला, मालाज ऑफ पावा। और इनमें असेंबली होती थी और ये असेंबली में क्या करते थे, लॉज बनाते थे और राजा इसका हेड हुआ करता था। लेकिन वो किसके द्वारा, द रूलर्स वर चूजन बाय द पीपल। तो बेटा यहां तक क्लियर हो गया, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं। आप अपनी प्रॉब्लम्स भी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि मैं उस प्रॉब्लम्स को आपकी अगली वीडियो में मैं सॉल्व कर सकूं। तो आप अपनी प्रॉब्लम्स भी लिखते जाइए चैट बॉक्स में। बेटा क्लियर हो गया यहां तक? ओके। अगला आता है हमारा इंपॉर्टेंट रूलर्स। इंपॉर्टेंट रूलर्स जो मगध में आए। मगध में इंपॉर्टेंट रूलर, सबसे पहला जो रूलर आया मगध में, सबसे पहली जो डायनेस्टी आई थी वो थी हरियन डायनेस्टी। आपकी बुक में लिखा नहीं है बताती हूँ पहले डायनेस्टी कौन सी आई थी मगध में, हरियन डायनेस्टी। हरियन डायनेस्टी में सबसे पहला जो राजा था वो थे बिम्बिसार। बिम्बिसार ने 542 बीसीई से 492 बीसीई तक शासन किया। ये बहुत ही इंटेलिजेंट एंड फार साइटेड रूलर थे और इन्होंने ही नेवर टॉलरेटेड एनी इनएफिशिएंट ऑफिशियल। कोई भी अगर इनएफिशिएंट उनके मिनिस्टर्स थे उसको वो टॉलरेट नहीं कर सकता था। और इन्होंने, बिम्बिसार ने अपनी कैपिटल बनाई थी राजगृह में, जो बिहार में पटना के पास है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, इसके बाद बिम्बिसार के बाद मगध के दूसरे शासक आए अजातशत्रु। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक थे। इन्होंने मगध में शासन करने के लिए अपने पिता को ही मार दिया था। और अजातशत्रु ने शासन कब से कब तक किया, 492 बीसीई से 462 बीसीई तक। और इन्होंने अपना एम्पायर और बढ़ा कर लिया। क्या कर लिया, ही एनेक्स्ड, मिलाता रहा किसको, अपने एम्पायर को बढ़ाता रहा। कोसला, काशी, वैशाली, ये सारे वो मगध में मिलाकर मगध को और एक्सटेंड कर दिया। और ये लिच्छवीज ऑफ वैशाली इसके रूलर पे भी ये फोर्ट्रेस से नजर रखता था। और इन्होंने, अजातशत्रु ने अपनी कैपिटल बनाई थी पाटलिपुत्र में। क्लियर हो गया, जिसको हम पटना के नाम से जानते हैं। मगध के तीसरे शासक आए, इनकी अजातशत्रु के डेथ के बाद मगध के आए दर्शक। इन्होंने शासन किया 460 से लेकर 444 बीसीई तक, आफ्टर द डेथ ऑफ अजातशत्रु। ही बिकेम द किंग ऑफ मगध अकॉर्डिंग टू पुराण। पुराण में लिखा हुआ है अजातशत्रु के बाद मगध का अगला शासक दर्शक आए। क्लियर हो गया? इसके बाद इस डायनेस्टी में कोई भी इतना ताकतवर राजा नहीं आया। इस हरियन डायनेस्टी के बाद दो इंपॉर्टेंट डायनेस्टी आई, वो थी शिशुनागास और नंदास। शिशुनागास के बारे में हमको हिस्ट्री में इतनी नॉलेज नहीं है। और नंदास, जब नंदा आए थे मगध में, मगध अटेंड ए वेरी प्रेस्टिजियस पोजीशन। मगध की बहुत प्रेस्टिजियस पोजीशन थी उस टाइम। और लास्ट नंदा रूलर आए थे घनानंद, जिन्होंने शासन किया 345 से 322 बीसीई तक। यस बेटा, इंपॉर्टेंट रूलर्स तक आपको समझाया था मैंने। बिम्बिसार, अजातशत्रु, इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ मगध, बिम्बिसार, अजातशत्रु और दर्शक। बेटा वहां तक आपको समझ में आ गया? ओके, आप लाइव चैट में लिख सकते हैं वहां तक समझ में आ गया कि नहीं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो भी आप लाइव चैट में आप लिख सकते हैं, ताकि मैं उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकूं। नेक्स्ट आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मगध। मगध का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? मगध, द सुप्रीम पावर वॉज इन द हैंड ऑफ किंग, या राजा, किंग वॉज द सुप्रीम हेड ऑफ द स्टेट। जो पावर था वो किंग के हाथ में था। और वो हेड ऑफ द आर्मी भी माना जाता था। वो आर्मी का भी हेड था। वो सारे लड़ाइयों में भी राजा खुद जाया करता था, किंग खुद जाया करता था। उसके पास सुप्रीम पावर थी। लेकिन वो कुछ ऑफिशियल्स मीन्स कुछ मिनिस्टर्स भी अपने पास रखता था, मंत्री, जिससे वो असिस्ट और एडवाइस, उनकी बातें सुनता, उनसे एडवाइस भी लेता। लेकिन जो किंग था वो बाउंड नहीं था उनके एडवाइस को सुनने के लिए।
वो वही करता जो उसको सही लगता उसके स्टेट के लिए। तो क्योंकि द सुप्रीम पावर वॉज इन द हैंड ऑफ किंग। और ये जो ऑफिशियल्स थे जो किंग को असिस्ट और एडवाइस करते थे उनको क्या कहा जाता था? महामद्रास। आपको ध्यान रखना है, ठीक है, महामद्रास। ओके। उसके साथ साथ दूसरे ऑफिशियल्स भी थे, जैसे सेना नायक, संघित्री, सेना नायक यानी सेना का हेड, संघित्री ट्रेजर यानी कोष जो राजकोष संभालता था, पुरोहित पूजा पाठ करने वाला, और गांव के हेड को ग्रामीणी, और अयुक्त्यास, ये कुछ अदर ऑफिशियल्स भी राजा के अंडर में थे जो उसको असिस्ट और एडवाइस करते थे। राजा को गॉड भी, लोग वहां की प्रजा उसको गॉड भी मानती थी। और इसके पास, किंग के पास बहुत पावरफुल आर्मी थी। उनकी आर्मी में इन्फेंट्री, पैदल सैनिक, घुड़सवार, कैवलरी और वार एलिफेंट्स, ये सारे चैरियट्स, रथ, ये सारे इसकी आर्मी में थे। तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरा क्लियर हो गया कि उस टाइम राजा का प्रशासन, मगध में उस टाइम राजा का प्रशासन कैसा था। क्लियर है बेटा? ओके। अब अगले में आते हैं, नेक्स्ट आता है सोशल कंडीशन। सोशल कंडीशन जैसे ही आए आपके दिमाग में बात आना चाहिए कि आपको वैदिक सिविलाइजेशन में बता दिया था मैंने, द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 4 वर्णास। सोसाइटी 4 वर्ण में डिवाइड थी। क्या था? ब्राह्मीण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मीण जो पूजा पाठ करते थे, लुक आफ्टर द रिलीजियस मैटर। क्षत्रियास, दे प्रोटेक्ट द कंट्री फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल हार्म, ये सैनिक हुआ करते थे। वैश्यास, दे वर कल्टिवेटर्स, क्राफ्ट्समैन, ये लोग व्यापारी हुआ करते थे या फार्मर्स थे। और शूद्रास, ये सबसे छोटी जाति के माने जाते थे, एंड दे सर्व दी अदर 3 क्लासेस। सोशल कंडीशन इनकी बहुत ही स्ट्रिक्ट थी। सोसाइटी जो भी जिस वर्ण में बाई बर्थ होंगे वो उसी वर्ण का माना जाएगा, यानी बाई बर्थ ब्राह्मीण का बेटा ब्राह्मीण ही माना जाएगा और वो वही काम करेगा। शूद्र का बेटा शूद्र का ही काम करेगा। तो बहुत वर्णा सिस्टम बहुत ही स्ट्रिक्ट था। इस टाइम मगध में वर्णा सिस्टम बहुत स्ट्रिक्ट था। वर्णा सिस्टम वॉज हेरिडेटरी, वंशानुगत था। ओके, क्लियर हो रहा है बेटा? फैमिली वॉज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ सोसाइटी। फैमिली सोसाइटी की इंपॉर्टेंट यूनिट थी। और इस टाइम जनपदास और महाजनपदास के टाइम सोशल कंडीशन में आपके वुमेन वर गिवन अ वेरी प्रेस्टिजियस पोजीशन। वुमेन वर रेस्पेक्टेड, उनको आदर किया जाता था। इवन वुमेन को पढ़ाया भी जाता था, वो वेद भी पढ़ते थे। परहैप्स कोई ऐसी जाति होगी, इसके बारे में पता नहीं है, जो अनटचेबल्स थी, जिसको अछूत माना जाता था। परहैप्स थी सोसाइटी में इस टाइम। तो बेटा यहाँ सोशल कंडीशन तक आपका क्लियर हो रहा है? ओके, नेक्स्ट आता है आपका रिलीजन। पीपल ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम ब्राह्मणिज्म एंड हिंदुइज्म। पीपल लोग ब्राह्मणिज्म और हिंदुइज्म से निकलना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि वर्णा सिस्टम बहुत स्ट्रिक्ट था, वो हेरिडेटरी था, वंशानुगत था, इसीलिए लोग उससे ड्रिफ्ट अवे होने लगे। कारण क्या था? द रिजिडिटी ऑफ वर्णा सिस्टम, क्योंकि वर्णा सिस्टम बहुत स्ट्रिक्ट था। और द स्ट्रिक्ट रिचुअल्स, और इनकी जो प्रथाएं इन्होंने बनाई थी, वर्ण में जो प्रथाएं बनाई थी वो भी बहुत स्ट्रिक्ट थी, इसीलिए वो ड्रिफ्ट अवे होने लग गए। और उसके बाद इसी पीरियड में बुद्धिज्म और जैनिज्म बहुत पॉपुलर हो गए, क्योंकि इसकी जो रिचुअल्स थी वो हिंदुइज्म की तरह इतनी स्ट्रिक्ट, वर्णा सिस्टम की जो रिचुअल्स थी हिंदुइज्म की तरह इतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी। तो बेटा रिलीजियन तक आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से? कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर समझ में आ रहा है तो वो भी आपको लिखना है, ताकि आपकी प्रेजेंस मैं देखती रहूं। अब बेटा इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन मतलब आर्थिक स्थिति। मगध की आर्थिक स्थिति कैसी थी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जनपदास एंड महाजनपदास? एग्रीकल्चर और कैटल रियरिंग उनका मेन ऑक्यूपेशन था। इसके साथ अदर ऑक्यूपेशन भी था, जैसे कारपेंट्री, वीविंग, ज्वेलरी मेकिंग। इसके साथ ये सारी ऑक्यूपेशन भी वो करते थे, लेकिन मेन ऑक्यूपेशन क्या था? एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग।
मेनी अदर ऑक्यूपेशन आपको बता दिया, ज्वेलरी मेकिंग, वीविंग, कारपेंट्री। लैंड रेवेन्यू यानी राजस्व कर देना पड़ता था किसको? टिलर को। टिलर कौन होता था? द ओनर ऑफ द लैंड। उसको कितना कर देना पड़ता था राजस्व के रूप में? 1/12 to 1/6। कितना? टोटल प्रोडक्शन, जितना भी प्रोडक्शन होता था उसके टोटल प्रोडक्शन का 1/12 to 1/6 भाग दिया जाता था। इसको कहते थे भाग। इतना भाग वो कर के, राजस्व कर के रूप में दिया करते थे। एक साल में यूजुअली कितने क्रॉप्स उगाए जाते थे? 3 क्रॉप्स। और मेन क्रॉप्स थे वीट, कॉटन, राइस, शुगर केन। ये मेन क्रॉप्स थे। इनमें से 3 क्रॉप्स वो उगाया करते थे हर साल। गिल्ड, अब इसमें आता है आपकी इकोनॉमिक कंडीशन में गिल्ड क्या है? गिल्ड कौन थे? अलग अलग वोकेशंस, डिफरेंट वोकेशंस मीन्स होता है आपका ऑक्यूपेशन। अलग अलग ऑक्यूपेशन के लोगों की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन थी, एक अलग संस्था थी। जैसे आपका एग्रीकल्चर करने वालों की अलग संस्था, कैटल रेयरिंग करने वालों की अलग संस्था, तो ऐसी अलग संस्था थी। इसको ही कहते थे गिल्ड। अब इस अलग संस्था का जो हेड होता था उसको कहते थे श्रेणी। हेड ऑफ द गिल्ड इज नोन एज श्रेणी। यहां तक क्लियर हो गया बेटा? ओके। वेल रेगुलेटेड मनी सिस्टम था। मनी सिस्टम बहुत ही अच्छा था। वो लोग क्या करते थे? पंचमार्क कॉइन्स का इस्तेमाल करते थे। और उनके कॉइन्स किससे बनते थे? सिल्वर और कॉपर। पंचमार्क कॉइन्स देखिए ऐसे होते थे। आपकी बुक में आपको दिख रहा है ये पंचमार्क कॉइन्स है। तो ये पंचमार्क कॉइन्स का इस्तेमाल करते थे और जो कॉपर और सिल्वर के बनते थे। और वेल डेवलप्ड एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रेड, इनका जो व्यापार होता था वो वेल डेवलप्ड था। इवन ट्रेडर्स को भी टैक्स देना पड़ता था। किसको भी देना पड़ता था? टीलर को भी देना पड़ता था 1/12 to 1/6 और ट्रेडर्स को भी देना पड़ता था। यहां तक समझ में आ गया बेटा? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं यहां तक क्लियर हो रहा है कि नहीं। ओके, आपकी प्रॉब्लम्स भी आप शेयर कर सकते हो चैट बॉक्स में। नेक्स्ट आता है मगध एक सक्सेसफुल एम्पायर। मगध एक सक्सेसफुल एम्पायर कैसे बना? एट द टाइम ऑफ जनपदास एंड महाजनपदास। पहला रीजन है एडवांटेजियस ज्योग्राफिकल पोजीशन। इसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन इतनी अच्छी थी कि ये गंगा और इसके ट्रिब्यूटरीज के पास था मगध। तो इसको चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मगध को बहुत सस्ता मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मिल जाता था। तो एडवांटेजियस ज्योग्राफिकल पोजीशन के कारण मगध सक्सेसफुल एम्पायर बना। दूसरा, इसके 2 कैपिटल थे, राजगृह और पाटलिपुत्र। आपको ध्यान आ रहा होगा, राजगृह बिम्बिसार ने बनाई थी अपनी कैपिटल और पाटलिपुत्र अजातशत्रु ने, जो दोनों ही फार साइटेड रूलर्स थे। तो ये 2 कैपिटल्स थे जिनके कारण मगध एक सक्सेसफुल एम्पायर बन गया। हार्मोनियस सोशल स्ट्रक्चर इनकी सोसाइटी में जो रह रहे थे बहुत ही शांतिपूर्वक रह रहे थे। और मगध में बहुत ही वेल कंस्ट्रक्टेड ब्रिजेस और रोड्स थे, जिसके कारण 16 महाजनपद में मगध एक स्ट्रॉन्ग महाजनपद बन गया बिकॉज ऑफ वेल कंस्ट्रक्टेड ब्रिजेस एंड रोड्स और एफिशिएंट मिलिट्री। तो उनके पास और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, इनका जो प्रशासन था वो तो जबरदस्त था ही। तो ये वो कारण थे जिसके कारण मगध एक सक्सेसफुल एम्पायर बन गया। तो बेटा आपका रिवीजन पूरा, इस चैप्टर का रिवीजन पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको समझ में आ गया तो फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए कि आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया कि नहीं। इससे आप आसानी से अपने जितने भी आपके क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं तो आप आसानी से इसको कर सकते हो, चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। फटाफट अपनी प्रेजेंट दीजिए और थैंक यू, बाय।